गांधी भवन में खड़ा हूं, जो कांग्रेस का पीसीसी का हेडक्वार्टर है, यानी गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहीं से चलती है। ये पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं। ऊपर जो है चरखा और तिरंगा लटक रहा है, जो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल फ्लैग है। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ माननीय राजीव गांधी जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी मूर्ति है। उन्हीं के नाम पर इसे राजीव गांधी भवन कहा जाता है। आइए हम आपको आगे लिए चलते हैं और बताते हैं किस तरह की गहमा गहमी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं, और अंदर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चारों तरफ पार्टी कार्यकर्ता हैं। और ऐसी चहल पहल काफी दिनों में दिखाई दे रही है, वो भी गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में। तो आइए धीरे धीरे हम ऊपर चलते हैं और ऊपर हम आपको बताते हैं कि किस तरह की गहमा गहमी यहाँ पर है। आप ये कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, लगातार लाइन लगाए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कैसे होगी वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की तरह कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे प्लान की है। देखिए, जो प्रवेश द्वार है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी जी की तस्वीर। इंदिरा गांधी जी की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। और इंदिरा जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, ये जो नारा है सालों से लग रहा है, उनकी शहादत के टाइम से लग रहा है। अब आइए हम आपको अंदर लिए चलते हैं और अंदर आपको मिलवाएंगे कांग्रेस के प्रभारी से, जो ये हमको बताएंगे कि आखिर पार्टी की स्ट्रेटेजी किस तरह की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यादगार तस्वीरें हैं ये माननीय इंदिरा गांधी जी की और राजीव गांधी जी की। साथ ही साथ आपको एक तस्वीर दिख रही है जिसमें राजीव गांधी जी, सोनिया जी दिखाई दे रहे हैं, पुरानी, और जिसको कहते हैं एक ऐसी तस्वीर जो आपके आंखों में बस गई है, वो तस्वीर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में नजर आती है। हमारे साथ पवन खेड़ा जी हैं। पवन खेड़ा जी ने यहाँ पे जितने भी नेता आते हैं, जितने भी स्ट्रैटेजिस्ट आते हैं, उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। पवन जी, आप मुझे बताइए, कांग्रेस के इन चुनाव में क्या प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि पिछले भी कई चुनाव देख चुका हूं मैं यहाँ के, इस बार कुछ अलग दिखाई दे रहा है। देखिए, हम बहुत बार सुनते थे एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट माई सेल्फ कि कई बार ऐसे चुनाव आते हैं कि चुनाव वोटर लड़ाता है, पार्टी कुछ करे या ना करे वोटर लड़ाता है। इस बार तो दो चीजें हो रही हैं, पार्टी का एक एक वर्कर लगा हुआ है और वोटर इतना उत्साहित कर रहा है। वोटर हमसे कहता है, साहब ये मुद्दा उठाइए, हम बड़े त्रस्त हैं, हम बड़े परेशान हैं, 22 साल से हमारे को इसका उत्तर नहीं मिला। तो वो तमाम मुद्दों को राहुल गांधी जी ने अपने प्रश्नों के माध्यम से रोज एक ट्वीट करके एक प्रश्न पूछा। 10 ट्वीट्स तो आ चुके हैं, उत्तर एक नहीं मिला। और जनता भी देख रही है कि पूछ रहे हैं वो शिक्षा के बारे में, महिलाओं के बारे में, रोजगार के बारे में। चुनाव गुजरात में हो रहा है, प्रधानमंत्री जी पूनावाला के पीछे छिप जाते हैं। अरे साहब, छिपते क्यों हो? सामने आइए, जवाब दीजिए। जनता जवाब मांग रही है, वो जवाब मिल नहीं रहे। पवन जी, दूसरी बात, स्ट्रैटेजी के ढंग से देखा जाए तो आप सोशल मीडिया प्लानिंग भी करते हैं, आप मीडिया प्लानिंग भी करते हैं, आप मतगणना के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और खास स्ट्रैटेजी मतदान के लिए भी बनाते हैं। आज की आपकी स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल रही और आने वाले समय के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? जैसे बीजेपी ने बनाए हैं पन्ना प्रमुख, यानी एक वार्ड के पन्ना है, उसके प्रमुख इंचार्ज है। अगर उसमें 70 वोट है तो 70 वोटर को डलवाने और बीजेपी के पक्ष में डलवाने की जिम्मेदारी उनकी है। ये उनकी स्ट्रैटेजी। देखिए साहब, ये तो हम बचपन से सुनते आए कि साहब बीजेपी का काडर बड़ा मजबूत है, उनके पन्ना प्रमुख होते हैं, वो वोटर को वहां तक ले जाते हैं, अंदर भी जाते हैं। क्या उन्हें क्या मालूम वोटर अंदर जाके वोट किसको दे रहा है? क्या पता ईवीएम जानती हो और वो जानते हो। हमें तो नहीं लगता कि कोई मेरे से कोई वोट डलवा सकता है अगर मैं नहीं देना चाहूं किसी को वोट। तो हो सकता है इनका काडर मजबूत हो, हमेशा रहा है। दिल्ली में क्या काडर इनका मजबूत नहीं था, या बिहार में क्या मजबूत नहीं था? क्या हुआ बिहार में, क्या हुआ दिल्ली में? तो काडर पर जो इलेक्शन लड़ते हैं और वोटर को भूल जाते हैं, माफ कीजिएगा, फिर उनको नतीजे फिर वोटर ही दिखाते हैं। एक आखिरी सवाल, आपको पहले चुनाव के, आज वोटिंग का दोपहर के लगभग 12 बजे का वक्त है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले चरण की वोटिंग के बाद, 1 मिनट कैमरा हटा लो, प्रियंका जी को निकलना है, पहले चरण की इतनी देर की 12 बजे तक की वोटिंग के बाद आपको क्या प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं? प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जगह जगह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कतारें लंबी हैं और वोटर पार्टिसिपेट करना चाहता है, वोटर उत्साहित है। उत्साहित कौन होता है? उत्साहित वो होता है जिसको मालूम है कि आज जो मैं बटन दबाऊंगा या दबाऊंगी, उससे मैं परिवर्तन लाऊंगा, नवसर्जन लाऊंगा। वो नवसर्जन की कतार है और वो दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा जी।
तो कांग्रेस का नारा है नव सर्जन गुजरात, यानी गुजरात की नव संरचना हो, एक नए ढंग से नई परिभाषा, नई इबारत यहां पर लिखी जाए। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी मौजूद हैं। राजीव जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि नव सर्जन होना चाहिए? क्या आपको लगता है गुजरात आज तक बना ही नहीं? देखिए, गुजरात कांग्रेस ने पूरी विकास की जो धारा थी शुरू की थी, और गुजराती में खुद इतना दम होता है कि उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। गुजराती ने स्वयं अपने आप को बनाया, और एक सिर्फ गुजरात में नहीं बनाया, पूरे विश्व में गुजराती छाए हुए। तो गुजरातियों का डीएनए ऐसा होता है कि वो अपने आप में खुद विकास, तरक्की और सब कुछ, अपना व्यापार ये सब बढ़ाते हैं। तो पहला श्रेय तो गुजरातियों को जाता है। फिर कांग्रेस ने एक लंबे अरसे तक यहां काम किया। पिछले 22 साल में लोगों ने यहां पे बीजेपी को मौका दिया, और भाजपा के 22 साल से शासन है। अब लोग भाजपा के शासन से मुक्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, वो भी बदलाव चाहते हैं। आखिर कब तक? एक परिवर्तन, दूसरे को भी तो मौका देना चाहिए। तो इसलिए दूसरे को मौका देकर देखना चाहते हैं कि वो क्या करता है। वही नारा राहुल जी ने दिया है कि हमारा जो मॉडल है, हम जिस ढंग से विकास करेंगे गुजरात में, उसको भी तो एक बार अवसर दो, एक बार मौका दो, हमें भी कि हम दिखाएं कैसे हम विकास करते हैं। राजीव जी, जो दूसरा बड़ा सवाल है कि विकास के मुद्दे को आप आगे ले गए, आपने ये कैंपेन करा विकास पागल हो गया हो, जिसके जवाब में बीजेपी ने ये कैंपेन किया कि मैं हूं विकास, मैं हूं गुजरात। मुझे ये बताइए, उसके बाद जो व्यक्तिगत इश्यू शुरू हुए, चाहे वो कपिल सिब्बल जी का बयान हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर जी का बयान हो, चाहे वो सोमनाथ मंदिर के रजिस्टर की बात हो, आपको क्या लगता है ये तमाम मुद्दे, आपको नहीं लगता है स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने बहुत आगे कर दिए, जिससे कांग्रेस को नुकसान होगा और एक ऐसी इमेज जाएगी कि आपने गुजराती बेटे का अपमान किया है? देखिए, ये आप दिमाग में रख लीजिए कि गुजरात की जनता इन सब बातों में नहीं आने वाली। ये जानबूझ के सबका ध्यान बटाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं छोटे छोटे मुद्दों पे, क्योंकि न ये गुजरात मॉडल की अब बात कर रहे हैं, ना विकास की बात कर रहे हैं, ना ये जीएसटी पे जवाब दे सकते, ना ये नोटबंदी पे जवाब दे सकते। लोगों का व्यापार डूब गया, रोजगार पे कोई जवाब नहीं दे सकते, रोजगार ही दे नहीं पा रहे हैं, तो इन चीजों पे कोई जवाब दे नहीं सकते। तो क्या कर रहे हैं, कहीं रामलाल की बात, कहीं श्यामलाल की बात, कहीं मणिशंकर की बात, कहीं उसकी बात, कहीं उसकी बात, कहीं कपिल सिब्बल, ये सब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति भी बजाय इन सब चीजों पे बात करने के, जो पहले चुनाव में किया करते थे, इस बार इस पे कोई बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि नोटबंदी भी जवाब नहीं दे सकते, बेरोजगारी पे कोई जवाब नहीं दे सकते, महंगाई पे कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, विकास पे कोई जवाब नहीं दे सकते। इसलिए अब ये परेशान होकर इधर उधर भटका रहे हैं। कपिल सिब्बल की आपने बात उठाई, अरे कपिल सिब्बल ने एक वकील के तौर पर वहां कुछ कहा होगा, सब पार्टियों में वकील अपना अपना करते हैं, लेकिन वो बताना भूल गए कि हमारी पार्टी में एक दूसरे वकील जो है राज्यसभा सदस्य हैं, प्रवक्ता भी हैं, विवेक तनखा, वो किसकी तरफ से अपीयर हुए? वो शंकराचार्य की तरफ से उसी केस में। तो उनकी बात भी तो करो। तो शंकराचार्य की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी का एक राज्यसभा सदस्य वकील है, उसका कोई जिक्र नहीं करते, क्योंकि आपको सूट नहीं करता है। और मणिशंकर अय्यर की जहां तक सवाल है, राहुल जी ने देखो 10 घंटा नहीं हुआ मणिशंकर अय्यर को पार्टी से निकाल दिया। आपने गिरिराज सिंह को निकाला, जिसने इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल सोनिया जी के खिलाफ किया। आपने साक्षी महाराज को निकाला, जो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपने जीवन नरसिम्हा राव को निकाला, जिन्होंने इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और निकालेंगे कैसे? स्वयं मोदी जी ने 2009 के चुनाव में राहुल गांधी को पंचर बनाने वाला कहा था, तमाम अब शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो आप ही तो देखिए ना, कहां हमारे यहां कोई बोलता हम तुरंत पार्टी से बाहर कर देते हैं इतने पुराने आदमी को, और आप तो कोई एक्शन भी नहीं ले रहे। तो गुजराती की तो हम पूजा करते हैं। कांग्रेस किसकी पूजा करती है? महात्मा गांधी की। उससे बड़ा कोई गुजराती है? आखिरी सवाल आपसे, आज की स्ट्रैटेजी को देखते हुए, आज के इस हालात को देखते हुए, आज आपको क्या लगता है पहले दौर के बाद कांग्रेस कहां तक पहुंची? देखिए, हमें लगता है कि परिणाम बहुत हमारी आशा के अनुरूप होंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों से मिल रहा है। कुछ जगह ईवीएम की शिकायतें हो रही हैं, तो मैं चुनाव आयोग से कहता हूं कि उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर आएगा ये। उनकी जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में अगर किसी चीज पे शक है, राजनीतिक दलों किसी चीज के शक है, तो वो इंश्योर करें कि इस तरह का शक दूर होना चाहिए। अमेरिका में भी ईवीएम नहीं लगते, कनाडा में भी ईवीएम नहीं लगते, इंग्लैंड में ईवीएम नहीं लगते, क्योंकि जानते कि ये टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है। लेकिन यहां के चुनाव आयोग के ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव शुक्ला जी। तो ये थे राजीव शुक्ला, जिनको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार गुजरात में पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन क्या सत्ता का दरवाजा गुजरात में कांग्रेस के लिए खुलेगा? ये सवाल भी अपने आप में बेहद अहम है।